शकीला रफीक की कहानी दर्द का मिलाप। हमारा घर कुछ ऐसी जगह वाक़ था कि एक खूबसूरत 2 मंजिला इमारत होने के बावजूद उसकी खूबसूरती में दाग लग गया था। उस इमारत के बाएं जानिब कोने पर झप्पू नामी एक मिस्त्री की झोपड़ी बनी हुई थी, जो इमारत की खूबसूरती पर एक बदनुमा धब्बा थी। मैं वो मशहूर बादशाह न थी जिसने अपने महल के दीवार के खम को दूर करने के लिए एक बुढ़िया की जमीन झोपड़ी समेत खरीदनी चाहिए थी और इनकार की सूरत में बुढ़िया से खुश होकर उसे इकराम इनाम से नवाजा था। मैं ना तो उसे झोपड़ी हटाने का हुक्म दे सकती थी और ना ही मकीनों को इनाम का लालच, बल्कि मैंने सब्र के साथ इस झोपड़ी को गवारा कर लिया था। अक्सर ऐसा होता कि फुर्सत के औकात में मैं ऊपर चली जाती। नीचे झोपड़ी के मकीनों की हरकत सकनात मेरे लिए अच्छी खासी दिलचस्पी का सबब बन जाती। यूं भी खानसामा और माई से मुझे इस झोपड़ी के किस्से मालूम हो जाया करते थे। मसलन कल ही की बात है कि झाड़ू पोछे वाली माई बता रही थी, खबर है बेगम साहब, झप्पू मिस्त्री के 2 बीवियां हैं। अच्छा, मैं हैरान हो गई। तो वो दूसरी औरत उसकी बीवी है? मैं तो सिर्फ उस औरत को उसकी बीवी समझती थी जो ज्यादातर उसके साथ नजर आती है। वो जो साथ दिखे है वो तो दूसरी है। पहली बेचारी तो वो है जो कामकाज करती रहती है। माई राजू ने इंकशाफ किया। अच्छा अच्छा, मैं फिर कुछ याद करके बोली, जब ही दोनों हर वक्त लड़ती रहती हैं। और क्या, सौतों की कभी इस जन्म में बनी है बेगम साहब जो उनकी बन जाएगी? दोनों हर वक्त एक दूसरे की चुटिया घसीटती और बोटियां नोचती रहती हैं। राजू उंगलियां नचाकर कह रही थी। झप्पू की माली हालत किस कदर सकीम है ये भी मैं जानती हूँ। एक को तो खिला पिला नहीं सकता, फिर दूसरी क्यों करके ले आया? मुझे हकीकतन झप्पू की इस बेवकूफी पर ताज्जुब भी हुआ और गुस्सा भी आया। अरे ये मर्दुए बदमाश ये कब सोचे हैं? बेगम साहब, इनको तो बस ऐश चाहिए, बीवियां इनकी बला से भूखी पड़ी रहें या मर जाएं इनकी जूती से। अब देखो मेरा मियाँ ही कब दूसरी करके ले आए। झप्पू का रोना रोते रोते राजू को अपनी फिक्र लग गई। अरे वो क्यों? और क्या बेगम साहब, इन कमबख्तों का जी एक से नहीं भरता। ये भी कोठी बंगले वालों जैसा इश्क चाहते हैं। अरे इनका बस चले तो ये 2 के बजाय 4 रखें। अब मुझी को देख लो, छोटे छोटे 7 बच्चे हैं। उनके लिए पकाती रेंधती हूँ, मजदूरी करती हूँ और फिर रात को उस जन्म जले की मुट्ठी चप्पी करती हूँ और ऊपर से मार भी खाती हूँ। तब भी ये हाल है कि हर वक्त धमकी दे है कि दूसरी करके ले आऊंगा। मेरा तो जी धक धक हर वक्त ही करे है कि देखो कब दूसरी उसके साथ घर में आ जाए। राजू ने दुपट्टे के मैले पल्लू से आंखें पोंछी। सारी बात दरअसल यह है कि तुम लोग ठहरी जाहिल। पढ़ी लिखी होती तो समझती कि तुम्हारे हुकूक और उसके फराइज क्या हैं। एक तो उसे कमा कर खिलाओ, फिर उसकी मार भी खाओ। जुल्म की इंतहा है। मैंने उसकी हालत पर तरस खाते हुए कहा। अरे बीबी, हुकूक वकूक की हमको क्या खबर। हम जैसों को तो जहां अम्मा बाबा ने हाँक दिया उसी के खूंटे से बंध गए। वो आह भरकर बोली, फिर पांव दबाती हुई उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अब मैं चलूं? और कोई काम तो नहीं? हाँ, अब क्या काम है, बस अब तुम जाओ, मैंने कहा। राजो चली गई और झप्पू मिस्त्री एक बार फिर मेरी तवज्जो का मरकज बन गया। जब उसकी दोनों बीवियां, जो बड़ी और छोटी के नाम से मशहूर थीं, लड़ती तो ऐसे ऐसे कोसने एक दूसरे को देती कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसी नंगी गालियां बकती जो मैंने कभी पहले न सुनी थी। और जब दोनों एक दूसरे को मार कर और लड़कर थक जाती तो बच्चों की शामत आ जाती। खाम खां के इल्जामात बच्चों पर लगते और फिर सौगन के बच्चों की पिटाई शुरू हो जाती। एक रोज मैं काम से फारिग होकर ऊपर पहुंची तो देखा कि दोनों में बड़ी जोरदार ठनी हुई है। सच्ची बात तो यह है कि मुझे भी अब आम औरतों की तरह उनके झगड़ों से खास दिलचस्पी हो गई थी। मैंने गौर से नीचे देखा। अल्लाह करे तुझे 2.5 घड़ी की आए, बड़ी छोटी से कह रही थी। तुझे 2.5 घड़ी से भी कम नसीब हो मनहूस, छोटी हाथ नचाकर बोली। तू कौन होती है आज के दिन सिंगार पटार करने वाली जन्म जली? बड़ी ने दीदे फाड़े। क्यों, फिर क्या तू होती है? नहीं तो क्या फिर तू? आज के दिन झप्पू मेरा मियाँ बना था, तेरा नहीं जो तू चोंचलों से सिंगार कर रही है उसे लुभाने के लिए। बड़ी ने दांत पीसे। अरे मैं सिंगार करूं या ना करूं, वो आएगा इधर ही। छोटी के लहजे में भरपूर यकीन पाया जाता था। देख लूंगी मैं भी, अगर आज वो उधर चला गया तो मेरा नाम भी करीमन ना होगा। बड़ी भी बड़े दावे से बोली और फिर दोनों हाथापाई पर उतर आईं। दोनों ने एक दूसरे की बोटियां नोची, बाल खसोटे, कपड़े तक फाड़ने से दरेग न किया।
न जाने ये सिलसिला कब तक चलता रहा। मैं नीचे उतर आई। नीचे आकर मैंने घर के बकिया काम मुलाजिमों से कराए और जल्द ही निमट कर फिर ऊपर जा पहुंची। आज मुझे झप्पू मिस्त्री के घर से जरूरत से कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी हो रही थी। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि इस ड्रामे का अंजाम देखूं। तो गोया आज बड़ी की शादी की सालगिरह है। मैंने झोपड़ी की जानिब निगाह डालकर सोचा। अब बड़ी शलवार के पांचे घुटनों तक चढ़ाए घर धोने में मगन थी। वो न जाने कब से घर साफ कर रही थी। साथ ही सहन में बने हुए एक कोने वाले चूल्हे पर जर्दा पक रहा था या पुलाव। बहरहाल चावलों की खुशबू ऊपर तक आ रही थी। वो दूसरे काम निपटाने के साथ साथ हांडी को भी देख लेती थी। फिर उसने अपने बच्चों को पकड़ पकड़ कर उनके मुंह हाथ धुलाने शुरू किए। काली काली टांगों वाले सूखे मरियल बच्चों के मिट्टी के लिथड़े पैरों को उसने पहले झावे से रगड़ा, फिर लाइफ बॉय साबुन मलमल कर उनके गंदे जिस्मों को साफ किया। उधर छोटी को न घर की फिक्र थी न बच्चों की। वो तो बस अपने बनाव सिंगार में लगी थी। एक जोड़ा निकाले बैठी थी जो न जाने उसके जहेज का था या बरी का। उसे ही उलट पलट कर देख रही थी। दुपट्टे पर टका हुआ गोटा सियाह पड़ गया था। शलवार मसली मसली सी थी और जंपर पे टके हुए सितारे मध्यम से चमक रहे थे। उसने एक बार बगौर कपड़ों का जायजा लिया और फिर न जाने क्या सोचकर दुपट्टे पे टका हुआ गोटा उधेड़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बड़ी गालिबन कपड़ों के लिए परेशान सी थी। उसकी तो शादी के जोड़े फट चुके होंगे। उसके हाथों में एक बसंती रंग का शलवार का मैला सा साटन का जोड़ा था जिसका दुपट्टा बिल्कुल ही बदरंग हो गया था। वो कपड़ों को धोने बैठ गई। कपड़े धोते धोते उसने अपने बड़े बच्चे को आवाज दी, ओए तीके। हाँ माँ। बच्चा भागकर माँ के नजदीक आ गया। मेरे तकिए के नीचे से एक आना ले ले और भागकर ऐसा रंग एक पुड़िया ले आ। उसने कमीज की जानिब इशारा किया। उसके हाथ में बदरंग दुपट्टा था। गालिबन वो उसे बसंती रंगना चाहती थी। अच्छा माँ, बच्चे ने कहा और भाग गया और बड़ी उस दुपट्टे को धोने बैठ गई, कसाफत के बायस जिसका सही रंग भी पता नहीं चल रहा था। तीका रंग लाया तो उसने दुपट्टे की कसाफत को धानी रंग में बो दिया। शाम हुई तो मैं फिर ऊपर जा पहुंची। उस दिलचस्प ड्रामे के क्लाइमेक्स का सही वक्त यही था। उसे कैसे मिस किया जा सकता था। छोटी तकरीबन तैयार थी। वो तेज गुलाबी रंग का जोड़ा पहने सहन में मूंज के पलंग पे बैठी हुई थी। हाथ में दस्ती आईना था। आंखों में काजल के लंबे लंबे डोरे डाल रही थी। फिर उसके बाद उसने तेज लाल रंग की सस्ती सी लिपस्टिक निकाली और खूब गहरी गहरी होठों पर जमा ली। बड़ी के पास इस किस्म का कोई सामान तो था नहीं, फिर भी धानी रंग के साफ सुथरे जोड़े में वो खासी निखरी निखरी लग रही थी। न जाने कब का पड़ा हुआ एक सुनहरी गोटा उसे मिल गया था जिसे उसने चोटी में डाल लिया था और आंखों में सुरमा। बस यही उसका कुल सिंगार था। ये क्या हो रहा है? मेरे पीछे इरशाद खड़ा था, मेरा छोटा भाई। अरे तुम यहाँ कहाँ अटक के? तुम नीचे चलो, मैं जरा तमाशा देख रही हूँ। अगर तुम्हारे दूल्हा भाई आ जाएं तो उन्हें नीचे ही बिठाना। मैं जरा आज देर तक ऊपर रहूंगी। वो दोबारा नीचे चला गया। कुछ देर बाद झप्पू थका हारा घर में दाखिल हुआ तो चंद लम्हों के लिए हक्का बक्का रह गया। दोनों बीवियां अपनी अपनी जगह कील कांटे से लेस थीं। बड़ी ने बेहद नशीली आंखों से झप्पू को देखा और छोटी ने तबस्सुम की बिजलियां गिराईं। बिल्कुल वो मंजर था, इधर आता है या देखें, उधर परवाना जाता है। झप्पू कुछ देर यूं ही हवन्नक सा खड़ा पलकें झपकाता रहा, फिर जोर से हंसकर बोला, अरे तुम दोनों को आज क्या हुआ? आज मेरी और तेरी शादी की सालगिरह है ना? बड़ी ने अदा से कहा, नहीं ये बात नहीं, बल्कि आज तेरी शादी की सालगिरह है। छोटी ने इठलाकर गोया तसी की, फिर बोली, इधर आओ। नहीं झप्पुए, तू आज इधर आएगा, बड़ी ने अजीब से लहजे में कहा। झप्पू खामोश खड़ा पलकें झपकाता रहा। मैंने कह दिया आज तू उधर नहीं जाएगा, आज मेरी शादी का दिन है। उसे खामोश और झिझकता देखकर बड़ी ने एक बार फिर कहा, आज के दिन की खुशी तू मेरे साथ मनाएगा झप्पू, आज तेरी शादी का दिन है। छोटी ने फिर मुस्कुराकर आंखें झपकाईं। चुप रह कमीनी, तू कौन होती है मेरी खुशियों पर डाका डालने वाली? बड़ी की त्योरियों पर बल पड़ गए। मेरे मियाँ को मुझसे छीन रही है और फिर रोब भी झाड़ती है। तूने मेरे मियाँ को मुझसे छीना है या मैं तुझसे छीन रही हूँ जन्म जली? बड़ी की आवाज रुंध गई। चुप कर जाओ कमबख्तों, क्यों लड़ती हो दोनों? दोनों की झकझक से तंग आकर झप्पू बोला, आज मैं चुप नहीं रहूंगी झप्पुए, आज तू मेरे साथ रहेगा, बड़ी ने अज़्म के साथ कहा। मैं भी देख लूंगी ये कैसे उधर जाता है, छोटी ने तंज और हिकारत भरे लहजे में कहा। देख लेना। चुप कमीनी, ये मेरे साथ रहेगा, छोटी चीखी। नहीं, मेरे साथ।
बड़ी उससे भी ज्यादा जोर से चीखी, अरे तुम दोनों चुप करती हो या नहीं? झप्पू उन दोनों से भी बुलंद आवाज में चिल्लाया, फिर बताता क्यों नहीं आज तू किसके साथ रहेगा? बड़ी कमर पर हाथ रखकर उसके सामने जा खड़ी हुई। बता दे जरा इसको। छोटी भी मकाबिल आ गई। अरे अरे मैं झप्पू हकलाने लगा। आज पहली बार वो घबराया हुआ सा था। बोल जल्दी, बड़ी गरज कर बोली। हाँ बोल ना, छोटी को अपनी कम उम्री पे नाज था। तू हट जा यहां से, बड़ी ने उसे धक्का दिया। उसके बराबर छोटी खड़ी हो जाए तो उसका बनाव सिंगार तो मांद ही पड़ जाता। मैं क्यों हटूं, तू हट, छोटी ने उसके बाल नोचे। तुम दोनों लड़ाई बंद करती हो या उठाऊं डंडा? झप्पू कुछ जिद होकर बोला। इसे हटा यहां से, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगी, बड़ी ने कहा और छोटी की कमीज का सितारा नोच लिया। और अगर तू इसे हटा दे तब मैं अगर बोलूं तो जो चोर की सजा वो मेरी। छोटी ने जवाबन बड़ी के बालों से गोटा नोचकर मसल दिया। अरे चुप कर जाओ कमबख्तों, झप्पू एक बार फिर चीखा। मगर वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गईं। गालम गलोच के अलावा हाथापाई में भी छोटी ही जीत जाया करती थी। मगर आज उसका सांस फूल गया था। बड़ी में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी जो वो जोंक की तरह छोटी से चिमटी हुई थी। वो दोनों खूंखार बिल्लियों की तरह एक दूसरे से लड़ रही थीं और झप्पू के बार बार मना करने पर भी अलग न होती थीं। बच्चे सहमे हुए खड़े थे। झप्पू ने कई बार उन्हें अलहदा करने की कोशिश की, फिर नाकामी की सूरत में उसने डंडे से दोनों को रुई की तरह धुनक डाला। अब दोनों तड़प कर एक दूसरे से अलहदा हो गईं और अलग अलग कोनों में मुंह देकर सिसकियां भरने लगीं। झप्पू ने दरवाजे पर पड़ा हुआ टाट का पर्दा उठाया और बाहर निकल गया। हाय अरमान भरी तैयारियों का यह अंजाम, मैंने अफसुर्दगी से सोचा और बोझल कदमों से नीचे उतर आई। सीढ़ियों पर ही मुझे इरशाद फिर मिल गया। बाजी, दुल्हा भाई की वालिदा को हार्ट अटैक हुआ है, हालत नाजुक है, आप दोनों को बुलाया है। हैं? कब? मैंने कहा और घबरा कर दो दो सीढ़ियां फलांगती नीचे उतर गई। हम दोनों उसी वक्त लाहौर जाने के लिए तैयारियां करने लगे और यूं झप्पू, बड़ी और छोटी का किस्सा वहीं का वहीं रह गया। फिर भी रास्ते में मुझे कई बार उन तीनों का ख्याल आया। न जाने झप्पू कब वापस आया और सबसे बढ़कर ये कि वो उस रात किसके साथ रहा। सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के सबब मुझे तकरीबन 1 महीना लाहौर रहना पड़ा और यूं मैं झप्पू मिस्त्री के घरेलू हालात से इतने रोज तक कतई बेखबर रही। जिस रोज मैं वापस पहुंची मेरा जी चाहा कि अभी जाकर झप्पू मिस्त्री की झोपड़ी के मकीनों का जायजा लूं, मगर उस वक्त रात के 8 बज रहे थे और लालटेन की टमटमाती लौ में उस वक्त वहां कुछ भी नजर न आता। इसलिए मैंने इस मामले को सुबह पर उठा रखा। दूसरे रोज सुबह होते ही मैं ऊपर पहुंच गई। सहन खाली पड़ा था और घर में कोई नजर नहीं आता था। अजीब सी खामोशी थी, शायद सब लोग कहीं गए हुए थे। मैं नीचे उतर आई और बेचैनी से राजो की आमद का इंतजार करने लगी। मैं उस रोज का ड्रॉप सीन जानने के लिए मुस्तरिब थी कि आखिर झप्पू ने किसके हक में फैसला किया। आखिर खुदा खुदा करके राजो आ पहुंची। सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बड़ा काम होगा बीबी। पहले कमरे की सफाई करूं या स्टोर की? उसने दांत निकाले। पहले तू इधर आकर मेरी बात सुन, काम बाद में करना, मैंने इशारे से कहा। तो वो मेरे करीब आकर जमीन पर बैठ गई। बोलो बीबी। राजू, ये तो बताओ उस रोज जो झगड़ा झप्पू की झोपड़ी में उठा था उसका क्या हुआ? किस रोज बीबी? राजू शायद सब कुछ भूल चुकी थी। अरे उसी रोज जिस रोज मैं लाहौर चली गई थी, उस रोज की बात पूछ रही हूँ। हाय, उस दिन की लड़ाई का अंजाम क्या पूछती हो बीबी? वो तो उसी रोज खत्म हो गया। राजू ने आह भरी। क्या मतलब? मेरा दिल धड़का। क्या हुआ? होना क्या था, झप्पू गुस्से में घर से बाहर निकल गया। रात को उसकी लाश ही घर में आई। गुस्से में सड़क पे चला जा रहा था कि किसी ट्रक ने टक्कर मार दी और वो वहीं खत्म हो गया। क्या? मैं ये खबर सुनने के लिए हरगिज तैयार न थी। सच्ची बीबी, उस रोज तो सारे मोहल्ले को ही बड़ा दुख हुआ था, राजू ने कहा। ये तो बहुत बुरा हुआ राजू, बहुत ही बुरा। मेरे ख्याल में तो अब वो दोनों और भी ज्यादा लड़ती होंगी, मैंने अफसुर्दा लहजे में पूछा। नहीं बीबी, पता नहीं क्या बात है, वो दोनों अब बिल्कुल नहीं लड़ती। न एक दूसरे को गालियां देती हैं, न बाल नोचती हैं। जब झप्पू की लाश आई तो दोनों लड़ाई झगड़ा भूल कर एक दूसरे से लिपट कर खूब रोईं। एक झप्पू का सर चूमती थी तो दूसरी पाँव। दोनों ने एक दूसरे को गालियां देने की बजाय अपने अपने को कोसा और झप्पू दोनों की आहोजारी से बेखबर मरा हुआ पड़ा था। राजू ने बात खत्म की तो मैं जैसे होश की दुनिया में आ गई। राजू तो कामकाज करने लगी और मैं सोचों में गुम हो गई। न जाने अब दोनों कितना लड़ती होंगी, एक दूसरे की जान की दुश्मनी तो हो गई होंगी।
हर एक दूसरी पे इल्जाम धरती होगी कि तूने मेरे मियाँ को खा लिया। मुझे राजो की इस बात का यकीन हरगिज ना आया कि वो दोनों अब कतई नहीं लड़ती। जन्म जन्म की दुश्मन भला पलक झपकते में ये सब कुछ किस तरह भूल सकती हैं? मेरे नजदीक ये नामुमकिन था। राजो काम से फारिग होकर चली गई तो मैं खानसामा को हिदायत देकर ऊपर चली गई। मैंने ऊपर चढ़कर दीवार के ऊपर से झप्पू मिस्त्री की झोपड़ी की जानिब झांका और वहां मैंने एक अजीब और नाकाबिले यकीन मंजर देखा। झोपड़ी के कच्चे सहन में बड़ी अपने मैले कुचैले बाल खोले बैठी थी और छोटी बड़ी महवियत से उसके बालों में जुएं देख रही थी। बड़ी की गोद में छोटी का सबसे छोटा बच्चा दुबका हुआ सो रहा था। ये क्या, ये इनकलाब कैसा? मैं आप बोल पड़ी। ये तो ऐसी ही नामुमकिन बात है जैसे किसी नदी के दो किनारे मिल जाएं और शोर ना हो। मगर फिर फौरन जैसे मुझे असखुद अपने सवाल का जवाब मिल गया। अब वो लोग किस लिए लड़ें, किस पर अपना हक जताएं? जब बुनियाद ही न रही तो फिर झगड़ा कैसा? अब दोनों का गम मुश्तरिक था, दर्द ही एक था, जभी तो वो दोनों मिलकर उसे बांट रही थी। नीचे उतरने से पहले मैंने एक आखिरी निगाह फिर उधर डाली। छोटी उसी महवियत से बड़ी के बालों से जुएं निकाल निकाल कर चटाचट मार रही थी और छोटी का बच्चा बड़ी की गोद में महवे ख्वाब था। मैं चुपचाप सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई।